हेलो बच्चों, आइए आपको दिखाते हैं ये जो बैकग्राउंड है प्राचीन भारत का जो सीरीज चल रहा है उसी से संबंधित महत्वपूर्ण आज टॉपिक होगा। इस टॉपिक का नाम होगा महाजनपद काल। देखेंगे महाजनपद की उत्पत्ति कैसे हुई और महाजनपद कितने हैं, वर्तमान में किस किस राज्य में कितने महाजनपद हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार जो कॉपी बना रहे होंगे प्राचीन भारत का, जो भी एग्जाम में प्राचीन भारत से प्रश्न आएगा अगर इस चैप्टर से आ गया तो समझ जाना कि इससे बाहर नहीं जाएगा। आओ देखते हैं। यह है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि जब आप 1000 से लेकर 600 BC तक, हम लोग इसे पढ़े थे उत्तर वैदिक काल के रूप में, तो 600 BC तक आकर रुके थे। क्लियर? तो 600 BC में आकर रुके थे तो हम लोग दो धर्म पढ़े थे, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। उसके बाद से अब छोटे छोटे नगर बड़े बड़े नगरों में परिवर्तित होने लगेगा। अब परिवर्तित होने का एकमात्र कारण होगा लोगों में नवचेतना का विकास, नए नए धातुओं का प्रयोग और धीरे धीरे मानव में जागरूकता का आना, जिसके वजह से महाजनपद का उदय प्रारंभ हुआ। आओ देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया। अभी ये है द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। प्रथम नगरीकरण कब प्रारंभ हुआ? सिंधु घाटी की सभ्यता में, जिस दौरान अनेक महाजनपदों का निर्माण हुआ। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन भारत में राज्य की प्रशासनिक जो इकाई थी उसे महाजनपद कहा जाता था। क्लियर? उसे महाजनपद कहा जाता था। अब आओ, कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से भी मिलता है। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में भी मिलता है। इसका समय एवं अवधि 600 BC से लेकर 340 BC तक माना जाता है। यानी कि 600 BC से लेकर 340 BC तक माना जाता है। क्लियर? अब आओ, इसकी प्रमुख भाषा संस्कृत है एवं प्राकृत। संस्कृत एवं प्राकृत। इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र पर आधारित था। इस समय पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई थी। उपयुक्त परिस्थितियां बन गई थी। अब देखो ये कहाँ कहाँ की बात है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार में बताया गया। अब देखो, लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। योद्धा वर्ग बोले तो क्षत्रिय वर्ग, योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। प्रोडक्टिविटी एक्सेस होने लगा, अत्यधिक होने लगा। अब देखिए, अब राजा अपने सैनिकों और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इन अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे, एक जगह एकत्रित करवा सकते थे। लोगों की जो फसल निष्ठा अपने जन या कबीलों के प्रति थी वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। अब देखो, लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति होती थी वह एक के बार उठ के कहाँ चला गया? जनपद या महाजनपद के प्रति होने लगा। उसके बाद आया, देखो थोड़ा सा, सबसे पहले कबीला का निर्माण हुआ। कबीला से बना ग्राम, ग्राम से बना जन, जन से बना जनपद और जनपद से निर्माण हो गया महाजनपद का। जनपद से निर्माण हो गया महाजनपद का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले कबीला, कबीला, कबीला के बाद देख लो ग्राम, ग्राम के बाद जन,
जन के बाद जनपद, और जनपद के बाद बाबू रे महाजनपद, महाजनपद का निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ। नेक्स्ट आओ, अब देखो वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति जो है किस राज्य में कितनी है, आओ इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितना महाजनपद है? 8 महाजनपद। कितना है? 8 महाजनपद है। बिहार में कितना है? 3 महाजनपद है। कितना महाजनपद है? 3 महाजनपद है। राजस्थान में 1 महाजनपद है। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद है और भारत के बाहर 2 महाजनपद है। भारत के बाहर 2 महाजनपद है। तो देख लो 8 3 11 11 1 12 12 1 13 13 1 14 14 2 16। वर्तमान में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब देखो बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है उसके अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है, लेकिन पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार महाजनपदों की संख्या 22 बताई गई है। लेकिन वर्तमान का जो स्थिति है वह महाजनपद या महाजनपदों की कुल संख्या 16 ही है। देखो इसमें महाजनपद, राजधानी, कैपिटल, महत्वपूर्ण नगर, आधुनिक नामों के अनुसार। अब देखो पहला महाजनपद देखते हैं हम लोग गांधार, जो भारत से बाहर है। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। वही तक्षशिला जहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, राजा भरत तक्ष ने किया था। अब देखो इसका अभी वर्तमान में स्थान कहाँ है? तो रावलपिंडी और पेशावर के बीच है। यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है वर्तमान में? पाकिस्तान में पड़ता है। कम्बोज दूसरा महाजनपद। ये हाटक या राजपुर 2 राजधानियाँ थी इसकी, हाटक या राजपुर। इसका जो क्षेत्र है महत्वपूर्ण नगर क्या क्या कौन कौन था? रजौरी या हजारा क्षेत्र कश्मीर या कुछ क्षेत्र पाकिस्तान पीओके। मत्स्य या मच्छ, इसकी राजधानी थी विराटनगर। जयपुर का समीपवर्ती क्षेत्र राजस्थान, इसमें भरतपुर भी आ जाएगा। जयपुर में भरतपुर का समीपवर्ती क्षेत्र राजस्थान। कुरु, इंद्रप्रस्थ आधुनिक नाम दिल्ली। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र कुरु कहलाता था। सुरसेन राजधानी इसकी मथुरा और क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश। कौशल राजधानी श्रावस्ती। क्षेत्र कौन कौन हो जाएगा? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। अब तो फैजाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया, अयोध्या कर दिया गया, अयोध्या कर दिया गया है। पंचाल, अही क्षेत्र, काम्पिल्य, इसका 2 राजधानी था, अही क्षेत्र एवं काम्पिल्य। ये इसका क्षेत्र था बरेली। बरेली के बाद आपका बदायूं, फर्रुखाबाद, ये तीनों क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आओ, चेदी राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। क्षेत्र कौन था? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है बुंदेलखंड? उत्तर प्रदेश में। वत्स या वंश, कौशाम्बी कैपिटल इसका हुआ। इलाहाबाद में मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती या कुशीनगर या कुशीनारा, वर्तमान का देवरिया उत्तर प्रदेश। अब देखो अस्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अस्मक। इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली, पोतन या पोटली। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। क्या है? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी के दक्षिण का क्षेत्र में स्थित है। ये भी आई है। अवंती, इसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैन और महेशमती। उज्जैन और महेशमती। क्षेत्र इसका मालवा मध्य प्रदेश। कहाँ होगा इसका क्षेत्र? मालवा मध्य प्रदेश। वज्जिया, ब्रिजी, वैशाली, राजधानी इसका विदेह एवं मिथिला।
3 राजधानियां थी वज्जी का। कहाँ कहाँ? वैशाली, विदेह, मिथिला। क्षेत्र कौन था? वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार। अब यहां से बिहार का महाजनपद शुरू हो गया। अंग, राजधानी था चंपा। भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र, ये भी बिहार में ही है। मगध, इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, राजगीर। इसका क्षेत्र था पटना, गया, नालंदा। जो क्षेत्र है बिहार का, पटना, गया, नालंदा, वह कंप्लीटली मगध का क्षेत्र था। तो जितना हुआ बिहार का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, भारत से बाहर, ये सब महाजनपद के बारे में हम लोग, राज्य राजधानी उसका और क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है, ये सब देख लिए। नेक्स्ट आओ, अगला पॉइंट पर देखते हैं क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल होगा मगध महाजनपद का होगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बताया जाता है कि 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद प्रारंभ में तो छोटा था, मगध जनपद प्रारंभ में तो छोटा था, जो पाटलिपुत्र से राजगीर तक फैला हुआ था, किंतु मगध के शासकों ने मगध के सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक फैला दिया। मैंने प्रदेशों को जीत जीत कर इसका जो क्षेत्रफल था वो विस्तृत कर दिया। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया मगध महाजनपद का। इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। एकदम नोट करने वाली बात है कि मगध महाजनपद पर कुल टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया। अब 7 राजवंश कौन कौन थे देखो। आज मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। हसीन मशूक शाह, ये ट्रिक है ये, हसीन मशूक शाह। देखो, हसीन का अर्थ हुआ कि हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में अभी बात करेंगे हम। उसमें राजा पढ़ेंगे, बिंबिसार पढ़ेंगे, अजातशत्रु पढ़ेंगे, उदयन पढ़ेंगे, नागदशक पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग पढ़ेंगे, कालाशोक पढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, महापद्मनंद पढ़ेंगे, घनानंद पढ़ेंगे। उसके बाद मशूक और शाह, हसीन मशूक शाह। मशूक मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस वंश की स्थापना की उसे मौर्य वंश कहा जाता है। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। ये 7 राजवंशों का शासन कहाँ हुआ? मगध महाजनपद पर हुआ। क्लियर? प्राचीन भारत में 7 राजवंशों का शासन मगध महाजनपद पर हुआ। नेक्स्ट आओ, अब देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हर्यक वंश का टाइम समय जो था 544 से लेकर 412 बीसी तक था। 500 लिखा भी है, 544 बीसी से 412 बीसी तक था। देखो, अब महाभारत एवं पुराण में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर इससे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। किसका शासन था बाबू मेरे? बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहदत्त ही थे। जिसका संस्थापक बृहद्रथ ही थे। अब देखो, इसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगीर ही था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? जरासंध हुआ। जरासंध अपना साम्राज्य विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपनी उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त हुई। पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब देखो, भीम के हाथों मल्ल युद्ध में, कितना बढ़िया बात है, भीम के हाथों
मल्ल युद्ध में जरासंघ मारा गया। जरासंघ का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। कौन था? रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री कुलिक ने कर दी और अपने पुत्र को शासक बना दिया। उसकी हत्या किसने किया? उसके पुत्र कुलिक ने कर दी और अपने पुत्र को शासक बना दिया। घाटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। देखो कौन? घटिया नामक सामंत, फ्यूडल घटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। इसका मतलब बिंबिसार के पिता का नाम घटिया था। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है, अतः हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। अब देखो कहानी यहाँ सीधा हो गया आके। उस समय से पढ़ रहे थे हम लोग बृहद्रथ वंश, जरासंध पढ़े, उसके में बृहद्रथ का अंतिम राजा भी पढ़े, उसका संस्थापक भी पढ़े, लेकिन यह ऐतिहासिक वंश माना जाता है यदि किसको, तो वह हर्यक वंश। हालांकि इससे पहले भी जानकारी हम दे दिया आपको, इसको देख लेना, नोट्स बना लेना उसका। अब आओ बिंबिसार के बारे में चर्चा करते हैं। बिंबिसार का जो समय काल था, टाइम पीरियड था 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक। 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक। अब आओ, इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। घटिया का पुत्र था। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसका राजधानी कहाँ था? राजगीर या गृहब्रज थी। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक मगध पर राज किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। यह अस्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हालांकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन बिंबिसार था। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। कहाँ के? अंग राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग का शासक बना दिया। किसे? अजातशत्रु को। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी। इसका मतलब 3-4 गो पत्नी इसका जरूर था। पहली पत्नी इसकी कौन थी? महाकोसला थी, जो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था। पूरा काशी ही दहेज में ले लिया। कौन? बिंबिसार, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। बताओ उस समय 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली नरेश चेटक के पुत्री राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के या मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा या खेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी अम्रपाली थी। वही अम्रपाली जो गई थी महात्मा बुद्ध के ध्यान को भंग करने के लिए। अब बुद्ध ने एक ही बार बोला कि बोलो बहन क्या बात है। अम्रपाली का बीपी डाउन, बीपी उसका एकदम लो हो गया। अम्रपाली थी, बिंबिसार की चौथी पत्नी अम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार ने अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। कौन धर्म अपना लिया? जैन धर्म। पहले क्या था? बौद्ध था। नेक्स्ट आओ, यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध के भी समकालीन थे और महावीर स्वामी के भी समकालीन थे। बिंबिसार के पिता का नाम
भाटिया था। अभी घटिया हम लोग देखे थे किसी शास्त्र में भाटिया मिलता है। पुराण में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है, श्रेणिक। इसके समय अवंती के राजा चंड प्रदोत को एक असाध्य बीमारी हुआ। असाध्य बीमारी हुआ, लाइलाज बीमारी हुआ। अरे लाइलाज बीमारी का मतलब होगा पांडुरोग हुआ। पांडुरोग हुआ। पांडुरोग अपने भाषा में कहा जाता है पीलिया रोग। पीलिया रोग, पीलिया रोग कोई लाइलाज बीमारी नहीं था, उसका इलाज होता था उस समय, अभी हो जाएगा। एक असाध्य रोग हुआ, लाइलाज बीमारी हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद प्रदोत स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। क्या बात है, पूरा कंप्लीटली अवंती को मगध के अधीन चंड प्रदोत ने कर दिया। अब वहां तक विस्तार पहुंच गया बिंबिसार का, और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में विस्तार कर लिया बिंबिसार। अब देखो, बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था और बड़े राज्यों को वैवाहिक संबंध स्थापित करके जीत लेता था। जाएगा सब कहाँ? वैशाली पर भी आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हो सके। वैशाली पर आक्रमण करके सफल नहीं हुआ। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में कर दी। इसीलिए इसे कहा जाता है पितृहंता वंश। कौन वंश? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश। अब देखिए, अब दूसरा राजा आइए, अजातशत्रु 492 से 460 बीसी। उल्टा चल रहा है, ये बीसी उल्टा चल रहा है। 492 460 बीसी। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। बाद में शादी कर लेगा। वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। किसकी किलाबंदी करा दी थी? राजगीर की किलेबंदी करा दी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आज भी देखिएगा, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर। अजातशत्रु काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति हुई थी। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। जो पिता न कर सका सो पुत्र किया। इस युद्ध में इसने 2 नए हथियार, रथमूसल यंत्र और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। वर्तमान का जो तोप का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, आर्टिलरी, यही रथमूसल यंत्र का कॉन्सेप्ट है। वर्तमान का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, यही महाशिला कंटक का कॉन्सेप्ट है। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु रिश्ते के बारे में बताया गया है। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। इसने प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। बिंबिसार जो था पहले बौद्ध बाद में जैन धर्म अपना लिया। ये क्या किया कि पहले जैन धर्म बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। इसने 16 वर्ष तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। नेक्स्ट आओ। इसके 2 पुत्र थे, उदयभद्र तथा उदयन। इसके 2 पुत्र थे, उदयभद्र तथा उदयन। इसके पुत्र उदयन ने इसी की हत्या कर दी, अजातशत्रु को मार दिया। अब यह उदयन 460 से लेकर 444 बीसी। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर, पुरुषपुर बनाया था। कुसुमपुर का वर्तमान नाम क्या है? पटना है, पाटलिपुत्र है। कुसुमपुर, पुरुषपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया था। अब देखो, कुसुमपुर का भी कुसुमपुर पटना का प्राचीन नाम मिलता है। पुरुषपुर भी मिलता है प्राचीन नाम। पुरुषपुर पेशावर को भी कहा जाता है। पुरुषपुर पेशावर को भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम पद्मावती था। किनका? उदयन के माता का नाम। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए बौद्ध धर्म में
इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इसका अन्य नाम उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था। क्या था? चंपा का उपराजा था। अब आओ, पुराने ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर या उसका समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा? पाटलिपुत्र। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इसने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। किसका? जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से घोंप कर दी गई, चाकू से गोद कर दी गई। अब देखिए, इसका ये सब चल रहा है पितृहंता वंश, लेकिन एगो अपवाद कहीं से आ गया। एक मान लीजिए कि अनजान व्यक्ति आया और चाकू से गोद कर इसकी हत्या कर दी। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक हुआ। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने की और एक नया राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। तो राजा कौन कौन पढ़े? बिंबिसार पढ़े, अजातशत्रु पढ़े, उदयन पढ़े, नागदशक पढ़ लिए। नेक्स्ट आओ, शिशुनाग वंश 412 से 344 बीसी। शिशुनाग 412 से 394 बीसी। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलीग्राम से हटाकर वैशाली को बनाया, यानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ बनाया? वैशाली को बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक क्षेत्र था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर पूरा मालवा का, मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। इस वंश का अगला शासक कालाशोक हुआ। कौन हुआ? इस वंश का अगला शासक कालाशोक हुआ। अब आओ कालाशोक के बारे में देखते हैं। कालाशोक है 394 से 366 बीसी। 394 से 366 बीसी। याद करते जाना। शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराण तथा दिव्यवदान में काकवण मिलता है। काकवण, इसका नाम जो है पुराण तथा दिव्यवदान बौद्ध ग्रंथ है, उसमें काकवण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। अब देखो, राजधानी कहाँ बना? गिरिब्रज। गिरिब्रज के बाद राजधानी कहाँ बना? राजगीर। राजगीर के बाद राजधानी कहाँ बना? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद राजधानी कहाँ बना? वैशाली। वैशाली के बाद राजधानी कहाँ बना? फिर पाटलिपुत्र। क्लियर? ये बनाए थे कौन राजधानी? बिंबिसार। ये राजगीर कौन बनाया था? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र किसने बनाया था? उदयन। वैशाली किसने बनाया था? अभी हम बताए। अभी इसके पहले वाला शिशुनाग। और कालाशोक क्या किया कि फिर से वैशाली से के स्थान पर तुरंत पाटलिपुत्र लेकर आ गया। अब देखो, इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में संपन्न हुई। तो द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? 383 बीसी में। कब हुई? 383 बीसी में। किसके समय में? यही कालाशोक का समय। पहला कब हुआ? 483 बीसी में। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता था। पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश की स्थापना कर दी। अब देखो नंद वंश 344 से 323 बीसी। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनंद थे, जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों के विनाश करके सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की थी। और उपाधि भी इनके पास थी। जैसे महापद्मनंद ने भार्गव द्वितीय परशुराम का अवतार का उपाधि लिया। इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। इस वंश की जाति नाई या नापित थी।
स्रोतों के अनुसार बताया जाता है कि गैर क्षत्रिय राजवंश था। क्या था? गैर क्षत्रिय राजवंश था। कौन? नंद वंश। अब देखो, राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। देखो यहाँ कितना बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट है। राक्षस का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राक्षस था। राक्षस का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। अब विष्णुगुप्त की उपाधि भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा। उसके बाद विक्रमादित्य की भी उपाधि बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आओ, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री वेन सांग द्वारा की गई थी। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के परम मित्र थे। कौन? पाणिनि, जो व्याकरण के आचार्य थे, व्याकरण के जन्मदाता थे, वह महापद्मनंद के परम मित्र थे। इस वंश का शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिया था। इस सब विद्वान का नाम है उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन। इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। साम्राज्य बन गया था। अब देखो, सम्राट महापद्मनंद ने ये पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं के अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय का पताका लहराई और मगध साम्राज्य का विस्तार वहां तक किया। इसने कलिंग जीतकर एकराट, कलिंग को जीता और एकराट की उपाधि धारण की तथा एक छत्र की उपाधि हासिल की। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। कौन था? पांडुक था। इस वंश का अगला शासक घनानंद आएगा। घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कार्य किया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक में घनानंद को गिना जाता है। सबसे लालचाई, सबसे क्रूर शासक के बारे में बताया जाता है घनानंद था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ही था। अब आप बताओ सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? कमेंट करो, बताओ इसे। नेक्स्ट आओ। विश्व विजेता सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर के हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी। पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति थी। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। अब देखो, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण भारत पर विदेशी आक्रमण था। तो पहला देखेंगे ईरानी आक्रमण या फारसी आक्रमण। अब देखो, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण करते थे। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हखमनी वंश का राजा ने किया। हखमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय थे। कौन थे? साइरस
द्वितीय थे। अब देखो, इस वंश का शासक डेरियस प्रथम या डायबर्थ ने भारत पर आक्रमण करने का पहला विदेशी प्रयास किया और पहला विदेशी राजा भी था। इसने आक्रमण किया तथा गंधार और कम्बोज के शासक को हरा दिया। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। अब देखो, दूसरा मकदूनिया या यूनानी आक्रमण, यो था फारस का आक्रमण या ईरानी आक्रमण। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय, कौन? फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। इनके माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर के माता का नाम क्या था? ओलंपिया था। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसिडोनिया था। इसका जन्म मैसिडोनिया यह पहला एक जगह है 356 बीसी में हुआ था। इनकी पत्नी रुखसाना या रेक्सोना थी। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रुखसाना या रेक्सोना थी। रुखसाना के पिता फारसी शासक शाहदरा थे। रुखसाना का पिता फारसी शासक शाहदरा थे। इसके घोड़े का नाम बुफेकराल या बुसेफलरू या बौका फैला, यही नाम मिलता है, बौका फैला, बौके फला। एक प्रकार का यह शहर भी है। थोड़ा सा नाम उल्टा पुल्टा है, देख लेना। इसके माने घोड़ा का नाम था। किसके घोड़ा का नाम? सिकंदर के घोड़ा का नाम। इसके गुरु का नाम अरस्तु, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, जिनको अफलातून कहा जाता था। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। अब देखो, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। क्लियर? और सुकरात था जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। अब देखो, भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला राजकुमार आम्भिक से हुआ। किससे हुआ? आम्भिक से हुआ। वहां के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और गांधार की राजधानी तक्षशिला उस समय थी। लेकिन 328 बीसी में सिकंदर ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। 328 बीसी में पंजाब के राजा पोरस पुरु और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांध दी। अब तो भैया हो जाएंगे ये, अब तो अटैक होगा नहीं। अब देखो, 326 बीसी में हुए इस युद्ध को झेलम वितास्ता या हाइडे स्पीसीज का युद्ध कहते हैं। क्लियर? सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। 323 ईस्वी में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की मात्र 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। चला गया बेचारा। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। कहाँ है? बेबीलोन में है। यह इराक में एक क्षेत्र है, इराक का क्षेत्र है। इराक में एक शहर है बेबीलोन। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। कुशल, ये थोड़ा सा क्या है हो, सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहा। सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा? 19 महीनों तक रहा। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन कौन थे? नियार्कस था, अनेसिक्रेटस था, अस्टिबुलस था। सिकंदर हिंदुकुश पर्वत बोले तो खैबर दर्रा को पार करके भारत में आया था। कितनी बार प्रश्न पूछ चुका है कि सिकंदर किस दर्रा को प्राप्त करके भारत में आया था? खैबर दर्रा को पार करके भारत में आया था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी या हाइफेनिया को पार करने से मना कर दी, उसका तेज धार था। सिकंदर अपनी सेना को
नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 BC में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? थल सेना का सेल्यूकस निकेटर, जबकि जल सेना का सेनापति नियारकस था। दोनों पूछता है। सिकंदर का थल सेना का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और जबकि जल सेना का सेनापति नियारकस था। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था, मोरल एकदम हाई करके लड़ता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी, उतना सभी क्षेत्रों को जितनी जानकारी थी, उन सभी क्षेत्रों को उन लोगों ने जीत लिया था। सिकंदर पूरी दुनिया के लगभग 60% भाग को जीत लिया था। क्या बात है! मात्र 33 वर्ष की अवस्था में पूरी दुनिया का 60% क्षेत्र को अकेले जीतने वाला कोई हीरो कहिए तो सिकंदर महान था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोग जितना विश्व के बारे में जानकारी थी, लगभग प्रदेश को जीत लिया था। अभी बताया 60% भाग को जीत लिया था। ये भी बताया सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, कंधार, कंबोज, ये सभी जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। किसने दिखाया था? अरस्तु ने दिखाया था। ये रहा प्रॉपरली प्राचीन भारत का महाजनपद और मौर्य काल मगध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। इसके बाद जो स्पेशल मौर्य वंश की स्थापना होगा उसको देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।